एपिसोड 351 टू 356। अध्याय 351, अध्याय 343, तलाक समझौता। जैसे ही कार्लोस प्रकट हुआ, हॉल में लगे कैमरे बिजली की तरह चमकने लगे। श्रीमती कार्टर कुछ कदम आगे बढ़ी, उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत भावुक थी। कार्लोस, उसकी आवाज़ कांप उठी। उसके बगल में फे मैनर का चेहरा भी खुशी से चमक उठा। श्रीमती कार्टर कुछ कदम आगे बढ़ीं और कार्लोस की बातें सुनकर अचंभित रह गईं। इंपीरियल मोटर्स के साथ विलय। श्रीमती कार्टर हमेशा से ही कार्टर ऑटोमोटिव के कारोबार से दूर रही थीं। फिर भी वह जानती थी कि एमिली ने कार्टर ऑटोमोटिव के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्या आप जानते हैं कि एमिली इस महीने क्या क्या झेल रही है? गर्भवती है और अभी भी व्यक्तिगत रूप से नई कार के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। श्रीमती कार्टर ने फटकार लगाए। कार्लोस ने पलट कर देखा, उसका काला सूट रोशनी में ठंडी चमक रहा था। उसकी नज़र अपनी मां पर पड़ी और अंततः एमिली पर जा टिकी। उसकी आंखें, जो कभी गर्मजोशी से भरी थीं, अब जमी हुई झील की तरह उदासीन थीं, जिन्हें देखना ठंडक देता था। देवता ओवन, विलय योजना पर आपकी क्या राय है? राष्ट्रपति कार्टर, क्या इस विमान दुर्घटना के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है? पत्रकार अपने कैमरों के साथ आगे बढ़े और एमिली तथा कार्लोस दोनों को घेर लिया। श्रीमती कार्टर इस विवाद को खत्म करने के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन कार्लोस ने उन्हें रोक दिया। एमिली और कार्लोस के बीच कुछ ही कदम का अंतर था, लेकिन दोनों में से कोई भी अंतर को कम नहीं कर सका। एमिली ने गहरी सांस ली, उसकी उंगलियां धीरे से उसके पेट को सहला रही थीं। जब उसने फिर से कार्लोस की ओर देखा तो उसके होठों पर एक शांत वक्र बन गया। आपका स्वागत है, जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर। मैं इंपीरियल मोटर्स के साथ सहयोग का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। उनकी आवाज़ घंटी की तरह साफ थी। हालांकि उसकी निगाह का अनुसरण करते हुए विलियम ने टेम्पेस्ट कैपिटल टीम को तेजी से आगे बढ़ाया। उनका लोहे जैसे भूरे रंग का 3-पीस सूट बहुत ही खूबसूरती से सिलवाया गया था और उनके पॉलिश किए हुए जूते कालीन पर चुपचाप चल रहे थे, जिससे दबाव महसूस हो रहा था। सहयोग के अलावा कार्टर ऑटोमोटिव के पास नए शेयरधारक भी होंगे। एमिली की आवाज़ दृढ़ और गूंजती हुई थी। मैंने ऑटोमोटिव शेयरों में अपनी सारी निजी हिस्सेदारी ब्लैकस्टोन कैपिटल को हस्तांतरित कर दी है, और इसके अलावा वह रुकी और सीधे कार्लोस की ओर देखते हुए बोली, दिवंगत ओल्ड मास्टर कार्टर द्वारा मुझे दिए गए विशेष अधिकारों के तहत मैं ब्लैकस्टोन कैपिटल को भी वीटो पावर प्रदान करती हूँ। जैसे ही एमिली ने ये शब्द कहे, सरकारी भवन में चार्ल्स स्मिथ का सुनहरा फ्रेम वाला चश्मा मेज पर गिर गया। वह अचानक खड़ा हो गया, उसकी आस्तीन कॉफी कप पर गिर गई। भूरे रंग का तरल पदार्थ कार्टर ऑटोमोटिव इक्विटी स्ट्रक्चर डायग्राम पर अप्रत्याशित पतन की तरह फैल गया। यह असंभव है। उसकी हड्डियां जोर से ऐंठ गईं। उसने और टेम्पेस्ट ने कब? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लाउड लेक विला के अध्ययन कक्ष में फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से सांझ का अंधेरा छा रहा था। एमिली चमड़े के सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसका गर्भवती पेट उसकी बेज रंग की बुनी हुई पोशाक के नीचे धीरे से उभर रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में सोफे के आर्मरेस्ट को रगड़ने लगीं। कार्लोस खिड़की के पास खड़ा था, उसकी पीठ चीड़ की तरह सीधी थी। सूर्यास्त की रोशनी उसकी सुनहरी रेखा में दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों की परछाई भेद नहीं पा रही थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज़ गहरी और कर्कश थी। एमिली ने तेजी से ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। सर्जरी के दौरान? कार्लोस ने पलट कर देखा, उसकी नाक थोड़ी हिल रही थी। मैंने तुम्हारी खुशबू महसूस की। और उसकी पतली उंगली ने हल्के से उसकी कनपटी पर थपथपाया। मैंने तुम्हें मेरा नाम पुकारते सुना। खिड़की के बाहर सूरज की आखिरी किरण भी शाम के अंधेरे में समा गई थी। अध्ययन कक्ष में सन्नाटा छा गया, केवल उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। क्लाउड लेक विला के हॉल में मारिया कार्टर घबराहट में अपनी स्कर्ट के हेम के साथ खेल रही थी। माँ, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि भाई वापस आ गया है? उसने धीरे से पूछा। श्रीमती कार्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अध्ययन कक्ष में व्याप्त सन्नाटा किसी भी बहस से अधिक परेशान करने वाला था। वे 1 घंटे से अंदर थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या कहा गया था। मारिया कार्टर अंदर जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन श्रीमती कार्टर ने उसे रोक दिया। मारिया, मत जाओ। श्रीमती कार्टर की आवाज़ में थकान की हल्की सी झलक थी। जब उन्होंने आखिरकार परिवार के चित्र से अपनी नज़र हटा ली, अपनी उंगलियों को हल्के से माथे पर रखते हुए कहा, कुछ चीज़ें उन्हें खुद ही साफ करनी होंगी। इस समय कमरे में कार्लोस ने तलाक का एक समझौता पत्र निकाला। एमिली, कार्लोस अचानक रुक गया, उसकी ओर मुड़ते हुए। उसकी आवाज़ शांत पानी की तरह गहरी थी। इस पर हस्ताक्षर करो। उन्होंने दस्तावेज सौंप दिया, जिसके कवर पर लिखा हुआ मोटा तलाक समझौता गलियारे की रोशनी में चमक रहा था। एमिली की नज़र उस दस्तावेज पर पड़ी। उसकी पलकें कांप उठीं, लेकिन उसने उसे लेने की कोशिश नहीं की। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें कार्लोस से मिलीं, जो आंखें कभी तारों की रोशनी से भरी थीं, अब एक हल्के कोहरे में लिपटी हुई थीं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। कार्लोस का चेहरा थोड़ा सा हिला। उसने अपनी आंखें फेर लीं। मैंने संपत्ति के बंटवारे के बारे में विस्तार से बता दिया है, तुम्हारे और बच्चे के बीच। मैं बच्चे की देखभाल स्वयं करूंगी। एमिली ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ पंख की तरह हल्की थी, फिर भी निर्विवाद रूप से दृढ़ थी। जहां तक संपत्ति की बात है, तो वह मैंने पहले ही ले ली है। उन्होंने कार्टर ऑटोमोटिव और कार्टर क्लैन के शेयरों में अपना हिस्सा दावा किया था। अध्याय 352, अध्याय 344, एक कठिन निर्णय। मुझे बच्चा चाहिए। एमिली तलाक के कागजात लेने ही वाली थी। तब वह संकोच नहीं करेगी। उसने खुद को दबाने की बहुत कोशिश की। उसके दिल में सुइयों जैसी एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने अचानक उसकी ओर देखा। एमिली का हाथ तलाक के कागजों के ऊपर था। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। कार्लोस के शब्द, मुझे बच्चा चाहिए, बर्फ की कील की तरह महसूस हुए, जो अप्रत्याशित रूप से उसके दिल में चुभ गए। उसने अचानक अपनी आंखें उठाईं। उनमें से धुंध तुरंत छट गई, केवल ठंडी स्पष्टता रह गई। जब हमारी शादी हुई थी, तो आपने कहा था कि बच्चा हम दोनों का है। मेरे पास एक माँ के अधिकार हैं।
कार्लोस का एडम्स एप्पल उसकी नज़रों से बचते हुए हिल गया। समय बदलता है। हाँ, समय बदलता है। एमिली हंसी, लेकिन हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। जब आप 1 महीने के लिए गायब हो गए थे और मैं गर्भवती पेट के साथ टाटा ऑटोमोटिव का समर्थन कर रही थी, तो आपने बदलते समय का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और आपने कभी भी ब्लैकस्टोन कैपिटल को स्टॉक बेचने का उल्लेख नहीं किया। एक बच्चे के लिए अरबों का व्यापार। आप कुछ भी नहीं खो रहे हैं। एमिली ने कुछ और नहीं कहा, एक कलम उठाया और समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। लिखावट सुंदर थी, लेकिन उसमें दृढ़ शक्ति थी। जैसे ही उसने हस्ताक्षरित कागज सौंपा, उसकी उंगलियां कार्लोस के हाथ से छू गईं और दोनों ऐसे पीछे हट गए जैसे जल गए हों। तलाक की प्रक्रिया। एमिली खड़ी हो गई, उसके पेट में वजन ने उसे धीमा कर दिया, लेकिन उसने फिर भी अपनी पीठ सीधी कर ली। मैं उन्हें संभाल लूंगा, अब से मैं कार्टर परिवार और आपके साथ हूँ। इतना कहने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गई। जैसे ही अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला, श्रीमती कार्टर और मारिया कार्टर की आकृतियां नजर आईं। साफ था कि वे काफी देर से बाहर से सुन रही थी। उनके चेहरों पर सदमे और चिंता के मिले जुले भाव थे। एमिली, श्रीमती कार्टर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही रुक गई। एमिली के सूजे हुए पेट को देखते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। एमिली ने उन पर हल्की सी मुस्कान दी, इतनी दर्दनाक मुस्कान कि वह रोने से भी बदतर थी। माँ, मारिया, मैं जा रही हूँ। उसने न तो कोई स्पष्टीकरण दिया, न ही कोई शिकायत की और सीधे हॉल से बाहर की ओर चली गई। मारिया अब खुद को रोक नहीं सकी। अध्ययन कक्ष में पहुंची और देखा कि कार्लोस के हाथ में तलाक का समझौता पत्र था। उसने झपट कर उसे छीन लिया, हस्ताक्षर देखे और इतना क्रोधित होकर कांप उठी। भैया, पागल हो क्या? भाभी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और लौटते ही उसे ये दे रहे हो? मिसेस कार्टर भी अंदर आई और कांपते हाथों से कार्लोस की ओर इशारा करते हुए बोली, कार्लोस, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। एमिली तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कार्लोस ने उनसे पीठ फेर ली और पूरी तरह डूबे हुए अंधेरे को देखते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई, यह मेरे और उसके बीच की बात है। तुम दोनों के बीच क्या मतलब है? मारिया ने सहमति पत्र उसके सामने पटक दिया। बच्चे का क्या? क्या तुम उसे भी उसकी मां से अलग करना चाहते हो? कार्लोस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर, जैसे ही एमिली क्लाउड लेक विला के गेट पर पहुंची, एवलिन हैंसन की कार आकर रुकी। खिड़की नीचे खिसकी और एमिली का पीला चेहरा देखकर एवलिन गुस्से से लगभग घुट गई। वो कमीना कार्लोस, मैं अभी ऊपर जाकर उसे फाड़ डालूंगी। मत जाओ। एमिली ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी आवाज़ में थकान थी जो अब और नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वह इसके लायक नहीं है। एवलिन ने एमिली की हरकत देखी। जैसे ही उसने उसके पेट को छुआ, अंततः उसने अपना गुस्सा दबा लिया और कार स्टार्ट कर दी। चलो तुम्हारे घर वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कार चलने ही वाली थी कि एक चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार अचानक सामने आकर रुक गई। खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और रेनी वाइट का मेकअप किया हुआ चेहरा सामने आया। उसने एमिली की तरफ देखा, उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि का भाव था। इसी समय क्लाउड लेक विला का गेट फिर से खुल गया और कार्लोस बाहर चला गया। वह सीधे रेनी की कार के पास गया, दरवाजा खोला और एमिली की ओर एक बार भी देखे बिना अंदर बैठ गया। स्पोर्ट्स कार तेजी से चली गई, उसकी टेल लाइटें तेजी से रात में गायब हो गईं। एवलिन ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया, उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। इसका क्या मतलब है? अभी तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं और वो किसी और औरत के साथ चला गया। वो तुम्हें क्या समझता है? एमिली ने अपनी आंखें बंद रखी, उसकी लंबी पलकें उसकी बंद आंखों के नीचे छाया डाल रही थीं। जब एवलिन ने बोलना समाप्त किया, तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी शांति एक मृत तालाब की तरह थी, केवल कोनों की नमी ही उसकी भावनाओं को प्रकट कर रही थी। ड्राइव करो, उसने धीरे से कहा। एवलिन ने उसे देखा और अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। उसका दिल दर्द से अवरुद्ध हो गया था। वह जानती थी कि इस बार एमिली सचमुच टूट गई है। जिस लड़की ने कभी कहा था कार्लोस उसकी रोशनी है, आखिरकार उसी रोशनी से जल गई। कार धीरे धीरे चली गई। एमिली खिड़की के बाहर रात के दृश्य को देख रही थी। उसका हाथ अनजाने में उसके गर्भवती पेट को ढंक रहा था। वहां 2 छोटे जीवन चुपचाप पनप रहे थे, अब उसका एकमात्र सहारा। अब से वह केवल अपने और अपने बच्चों के लिए ही जिएगी। बच्चों, मुझे माफ करना। मम्मी ने अभी बहुत गलत फैसला लिया है। एमिली की उंगलियां हल्के से उसके उभरे हुए पेट पर दब गईं। पतले कपड़े के उस पार गर्म स्पर्श से उसका गला रुंध गया। उसके हृदय की आवाज कांप रही थी, मानो वह अंदर के नन्हे जीवन की सांसों में खलल डालने से डर रही हो। वह स्पष्ट रूप से और भी दृढ़ हो सकती थी, दोनों बच्चों के साथ पूरी तरह से गायब हो सकती थी, कार्टर परिवार को उनकी छाया तक के बिना छोड़ सकती थी। इन दिनों झेली गई शिकायतें, लौटने पर कार्लोस का रुखापन, तलाक के दौरान ये टिप्पणी की, बच्चा कार्टर परिवार का है, इनमें से कौन सी बात उसके दिल को कठोर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन जब भ्रूण की हल्की सी हलचल हुई तो उसका दिल नरम पड़ गया। पापा, शायद वह मम्मी से प्यार नहीं करते। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें अभी भी आंसुओं से गीली थीं। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी एक दादी होगी जो तुम्हें बहुत प्यार करती है और एक गर्वित चाची भी होगी। उसके भीतर गहरे में छिपा हुआ एक विचार उमड़ पड़ा, एक ऐसा विचार जो उसे बेतुका लगा। फिर भी जाने को तैयार न होने वाली उस कोमल हट ने जड़ पकड़ ली और उसके हृदय को एक खट्टी कड़वी बेल की तरह लपेट लिया। कार की मंद रोशनी में कार्लोस ने 2 तलाक प्रमाण पत्र निकाले और एक अपने बगल में बैठी महिला को दे दिया। गहरे लाल रंग का आवरण मंद रोशनी में एक उदास रोशनी के साथ चमक रहा था। उभरे हुए सुनहरे अक्षर एक ठंडे ब्रांड की तरह थे। महिला ने बगल से देखा, उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उस मुस्कुराहट में चंचलता, गर्व की झलक थी, जैसे रात में चुपचाप खिलता हुआ कोई अफीम का फूल, खूबसूरत और खतरनाक आभास के साथ। यदि एमिली स्तब्ध न होती, उसका मन विचलित न होता, तो वह इस महिला और रेनी वाइट के बीच अंतर देख पाती। रेनी की सुंदरता युवावस्था से ओतप्रोत थी, जबकि इस महिला की सुंदरता में एक ठंडी उग्रता छिपी थी। उसका आचरण पूरी तरह से अलग था। कार्लोस, तुमने मुझे निराश नहीं किया है।
महिला ने तलाक का प्रमाण पत्र लिया, उसकी उंगलियां कवर पर फिसल रही थी, उसकी आवाज में सुस्ती के साथ निश्चितता का भाव था। ऐसे में आइए हम अपना सहयोग जारी रखें। वह रुकी, उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। अगला कदम, स्पीकर को मार डालो। जैसे ही ये शब्द निकले उसने एक्सीलेटर दबा दिया। स्पोर्ट्स कार का इंजन धीमी आवाज में गड़गड़ाया। एक क्षण में कार आगे की ओर ऐसे चली गई जैसे तीर छूट गया हो। फुटपाथ पर टायरों की आवाज शांत रात में विशेष रूप से स्पष्ट थी। कार तेजी से घने अंधेरे में गायब हो गई, एक भूतिया छाया की तरह। अध्याय 353, अध्याय 345, समय से पहले जन्म। जब स्पोर्ट्स कार की टेल लाइटें घनी रात में पूरी तरह से गायब हो गईं, तो एवलिन हैंसन ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। उसकी उंगलियां गुस्से से सफेद हो गईं। उसकी आंख के कोने ने अनायास ही उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी एमिली पर नजर डाली। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी दोस्त का चेहरा असाधारण रूप से पीला दिखाई दे रहा था और उसका जबड़ा कसकर भींचा हुआ था। बदमाश, एवलिन हैंसन अंततः खुद को कसम खाने से नहीं रोक सकी। उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी। ऐसा आदमी मेरे धर्मपुत्रों का पिता बनने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अचानक तलाक ले लेना और फिर दूसरी औरत के साथ स्पोर्ट्स कार में बैठ जाना। एमिली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर तेजी से पीछे हटते सड़क के दृश्य को देखती रही। नियॉन लाइटें उसकी पुतलियों में टूटे हुए तारों की तरह टिमटिमा रही थीं, फिर भी वे उसकी आंखों में छाए गहरे कोहरे को नहीं ढक पा रही थीं। रेनी वाइट का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, साफ तौर पर उसकी याददाश्त से डरी हुई मुस्कान वाली वह लड़की। लेकिन जैसे ही कार की खिड़की नीचे हुई, उसकी आंखों में विजय की झलक एकदम तेज थी, मानो बर्फ में तपती हुई धार हो, पहले से बिल्कुल अलग। चलो पहले अपार्टमेंट में वापस चलते हैं। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी लंबी पलकों की छाया उनके नीचे पड़ रही थी। कार शहर की मुख्य सड़क पर मुड़ी। 3 ट्रैफिक लाइटें पार करने के बाद एमिली ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उस पल की स्पष्टता अंधेरी रात में बिजली की चमक जैसी थी। उसने जल्दी से रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। 3 काली सेडान गाड़ियां न ज्यादा पास से न ज्यादा दूर से, उनके नंबर प्लेट साफ तौर पर नकली होने के निशान दिखा रहे थे। भारी ट्रैफिक के बावजूद वे गाड़ियां अजीब तरह से एक समान गति बनाए हुए थीं। एवलिन, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी उंगलियों ने सावधानी से खिड़की का ताला दबाया। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी की एक बोतल खरीदने के लिए आगे की सुविधा स्टोर पर जा सकती हो? एवलिन हैंसन ने बिना ज्यादा सोचे समझे ओह कहकर जवाब दिया। ब्रेक लगाने ही वाली थी कि एमिली ने उसे फिर रोक दिया। सुविधा स्टोर के प्रवेश द्वार पर गाड़ी मत खड़ी करो। 50 मीटर आगे जाकर फूलों की क्यारी के पास गाड़ी खड़ी करो। बोलते समय उसकी निगाहें अभी भी सीधे सामने टिकी हुई थी। उसका स्वर इतना शांत था मानो वह आज के अच्छे मौसम पर टिप्पणी कर रही हो। सड़क के कोने पर सुविधा स्टोर की गर्म पीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही एवलिन हैंसन अपना पर्स पकड़े अंदर भागी, वह मन ही मन सोच रही थी कि कार्लोस को जाते देखकर एमिली इतनी शांत कैसे रह सकती है। कांच का दरवाजा बंद होते ही घंटी बजी और एमिली तेजी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। उसके गर्भवती पेट की वजह से उसकी हरकत थोड़ी बेढंगी थी, फिर भी उसमें एक स्पष्ट दृढ़ता थी। जैसे ही उसने कार की चाबी घुमाई, पीछे के शीशे में दिख रही काली सेडान कारें अचानक तेज हो गईं और उनके टायर जमीन पर चीखने लगे। जैसे ही कार आगे बढ़ी, इंजन जोर से चिल्लाया और एमिली ने सहज ही स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। कार का ढांचा फूलों की क्यारी के किनारे पर खतरनाक तरीके से घिसटता हुआ चला गया, एक रोमांचकारी चाप में। फिर पीछे की खिड़की एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई। आवारा गोलियां उसमें से निकल गईं और चमड़े की सीटों पर कांच बिखर गए। उसने दांत पीसते हुए एक्सीलेटर दबा दिया। सेडान कार तीर की तरह चौराहे से आगे निकल गई। लाल बत्ती चमकने पर एक ट्रक के पास से निकल गई। रात के आकाश में खतरनाक हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। चिंता मत करो, मम्मी की ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। वह अपने पेट से ऐसे बोल रही थी जैसे उसके अंदर कोई है जिसे सुरक्षा की जरूरत है। पीछे के शीशे में 3 काली कारें लगातार पीछा करती हुई दिखाई दे रही थीं। सबसे आगे वाली कार ने अचानक अपनी खिड़की नीचे कर ली। एक काली बंदूक की नली टायर पर तान दी। एमिली ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। कार डामर पर ऐसा कार का रास्ता बना रही थी। गोलियां कार के दरवाजे को छूती हुई सड़क पर चिंगारी मार रही थीं। तुरंत ही एक अन्य कार ने अवसर का लाभ उठाते हुए उसे बैरियर से टकराने का प्रयास किया। उसने गहरी सांस ली। उसका बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था, दायां हाथ कुशलता से गियर बदल रहा था। सेडान की गति अचानक धीमी हो गई और पीछे वाली काली कार समय पर प्रतिक्रिया न दे पाने के कारण आगे वाली कार से जोरदार टक्कर मार दी। दोनों वाहनों ने तुरंत नियंत्रण खो दिया, जैसे नशे में धुत दैत्य आपस में भिड़ रहे हों। अंततः वे रेलिंग से टकरा गए तथा उनके आगे के हिस्से से आग की लपटें निकलने लगीं। आखिरी कार ने भी खतरे को भांपकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन एमिली का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अपने आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हाथों से वह एक संकरी गली में पहुंच गई, जहां से मुश्किल से एक कार गुजर पा रही थी, क्योंकि उसे सड़क की अच्छी जानकारी थी। काली कार उसके पीछे पीछे चल रही थी, फिर भी गली के अंत में तीव्र मोड़ पर वह हिचकिचा रही थी। एमिली को ब्रेक लगाने के लिए पूर्वाभास हो रहा था। कार क्षैतिज रूप से मुड़ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। काली कार समय पर बच नहीं सकी और दीवार से टकरा गई तथा सभी एयरबैग खुल गए। एमिली स्टीयरिंग व्हील पर झुक गई, जोर जोर से हॉर्न रही थी। उसके माथे से ठंडा पसीना उसके कॉलर में बह रहा था। अचानक एक तेज दर्द उसके पेट में उठा, जैसे कोई अदृश्य हाथ अंदर तक दबा रहा हो। पीड़ा के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपने दांत भींचे और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी उंगलियां हैंडल को छू ही रही थीं कि दर्द की एक और लहर ने उसे जकड़ लिया। उसके नीचे अचानक गीलापन महसूस हुआ। अरे नहीं, उसका चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। सुविधा स्टोर के प्रवेश द्वार पर एवलिन हैंसन गर्म पानी पकड़े हुए बाहर आई तो उन्हें एक खाली फूलों का बिस्तर मिला। एमिली का नंबर डायल करते समय उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। ईयरपीस से केवल एक ठंडा संदेश आया, आपने जिस उपयोगकर्ता को डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है।
एमिली पाकर। वह सड़क किनारे बेतहाशा घूम रही थी, उसकी आवाज़ सिसकियों से भरी हुई थी और उसी क्षण एक जानी पहचानी सेडान लड़खड़ाती हुई उसके सामने रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और एमिली उस पर जोर से टिकी हुई धीरे धीरे बाहर निकली। उसके चेहरे पर शांति थी और वह अपनी दोस्त की ओर बढ़ रही थी। एवलिन। उसने मुश्किल से नाम बोला था कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ी। एवलिन हैंसन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, ठंडी नमी महसूस करते हुए उसका दिमाग एक धमाके से फट गया। समय से पहले जन्म। उसकी आवाज़ कांप उठी जैसे ही उसने 911 डायल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। 7 महीने। बच्चा मुश्किल से 7 महीने का है। एवलिन, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक नाटक करने में मदद करनी होगी। एमिली को पता था कि उसके बच्चे जल्दी आने वाले हैं। अफसोस, लेकिन वह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। एवलिन हैंसन ने हाथ मिलाते हुए उसका समर्थन किया। जब रात में प्रेस्कॉट मैनर में एम्बुलेंस का सायरन आकाश में गूंज रहा था तो श्रीमती कार्टर अपने फ़ोन को कसकर पकड़े हुए इधर उधर घूम रही थी। मारिया कार्टर सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथों में हस्ताक्षरित तलाक के कागजात थे। कोना उखड़ गया था। माँ, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, कार्लोस का फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा है। अचानक श्रीमती कार्टर का फ़ोन बज उठा। यह एवलिन हैंसन का फ़ोन था। एमिली के समय से पहले प्रसव की खबर सुनकर। उसे ढूंढो। मिसेस कार्टर ने मेज़ पर जोर से पटका। अपने भाई को मेरे लिए यहाँ खींच लाओ। अगर एमिली और बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उसे फिर कभी अपना बेटा नहीं मानूंगी। शहर के केंद्र में एक निजी बार में भारी धातु संगीत कान के पर्दों पर दर्दनाक ढंग से प्रहार कर रहा था। कार्लोस सबसे अंदर वाले बूथ में बैठा था, उसकी विस्की अंबर रंग की लहरों में घूम रही थी। फे मैनर उसके सामने बैठी थी, कुछ बोलना चाहती थी पर झिझक रही थी, अपने फ़ोन से खेलते हुए बर्फ के टुकड़े चुभो रही थी। अचानक एक मैसेज देखकर वह चौंक कर उठा। मेरी बहन को अभी अभी मारिया का मैसेज मिला है जिसमें लिखा है कि उसकी नंद एमिली को इमरजेंसी रूम ले जाया गया है, उसका समय से पहले प्रसव हो गया है। कार्लोस का गिलास पकड़े हुए हाथ अचानक जम गया और उसमें से अंबर रंग का तरल पदार्थ बाहर निकल आया जो उसकी काली कमीज पर गहरे दागों के रूप में फैल गया। वह अचानक खड़ा हो गया, कुर्सी एक चीख के साथ पीछे की ओर गिर गई। कौन सा अस्पताल? उसकी आवाज़ भारी थी। फे मैनर भी कुर्सी की पीठ से कोट उठाते हुए खड़ी हो गई। और कौन सा? बेशक, ये ईस्टर्न हॉस्पिटल है। अध्याय 354। अध्याय 346। सांप को उसके बिल से बाहर निकालना। पूर्वी अस्पताल के गलियारों में कीटाणुनाशक की गंध फैली हुई है। ऑपरेशन कक्ष के बाहर लगी लाल बत्ती बहुत पहले ही बुझ चुकी है तथा कई नर्सें जल्दी जल्दी चिकित्सा उपकरणों को अंदर बाहर कर रही हैं। वह गर्भवती महिला कहाँ है जिसका समय से पहले प्रसव हुआ था? सफ़ेद कोट और नीले मास्क पहने एक महिला डॉक्टर ने एक गुजरती नर्स को रोका। उसकी आवाज़ शांत और बिना किसी तनाव के थी। नर्स ने अपने कदम नहीं रोके, सहजता से जवाब दिया, जिसे अभी लाया गया है। वह कमरा संख्या 301 में है। महिला डॉक्टर ने सिर हिलाया, मुड़ी और कमरा नंबर 301 की ओर चल पड़ी। वार्ड का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर सन्नाटा था। अस्पताल के बिस्तर पर खिड़की के पास एमिली लेटी हुई थी, बराबर सांस ले रही थी, मानो प्रसव के बाद थककर सो गई हो। महिला डॉक्टर की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वह धीरे से मुड़ी और बेडसाइड कैबिनेट के पास रखे पालने को घूरने लगी। उसके कदम हल्के होते गए, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए। इस बच्चे के बिना देखते हैं आप कार्लोस को कैसे संभालेंगे? महिला डॉक्टर के मुंह से धीमे स्वर में कुछ शब्द निकले। सफ़ेद कोट की जेब में छिपा उसका हाथ अचानक बाहर निकला और उसकी हथेली में एक काली पिस्तौल मजबूती से जकड़ी हुई थी जिसकी नाल लगातार उसके क्रेडल पर तान रही थी। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंची, उसकी हरकतें अचानक रुक गईं, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। पालना खाली था, बच्चे की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कपड़े की छाया भी गायब थी। ये कैसे संभव है? महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, अचानक उसके सिर के पीछे एक ठंडी अनुभूति हुई, मानो किसी जमे हुए धातु के टुकड़े का स्पर्श हुआ हो। यह एक चाकू था। मैं तुम्हें क्या कहूँ? दी या पीछे से एमिली की ओर से एक ठंडी आवाज आई, जिसके बाद एक तेज स्केलपेल ने महिला डॉक्टर के कान को हल्के से छुआ। उसके मुखौटे को बांधने वाली डोरी टूट गई और मुखौटा एक धमाके की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, जिससे रेनी वाइट के समान एक युवा चेहरा प्रकट हुआ। सिवाय इसके कि इस चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, केवल एक भयंकर ठंड थी। डी नामक महिला के चेहरे पर क्षणिक आश्चर्य की लहर दौड़ गई, जो तुरंत ही शांत हो गई। उसकी नज़र बिस्तर पर बैठी एमिली पर पड़ी, उसकी निगाहें अभी भी उबले हुए पेट पर पड़ीं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तुमने ये नाटक किया। तुमने समय से पहले जन्म का इस्तेमाल मुझे बहकाने के लिए किया। एमिली को मारने के लिए भेजे गए हत्यारों की कई लहरों द्वारा हाल ही में किए गए प्रयास बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। एमिली को लगा कि एमिली एक परजीवी बेल है जिसे कार्लोस की जरूरत है। अप्रत्याशित रूप से वह इतनी अच्छी तरह छिप गई। उसने शुरू में सोचा कि यह समय से पहले जन्म मूल कारण को खत्म करने का एक अवसर है, लेकिन इसके बजाय वह दूसरे के जाल में फंस गई। एमिली का स्केलपेल पकड़े हुए हाथ चट्टान की तरह स्थिर था। उसकी आवाज़ में ठंडी शांति थी जो काफ़ी देर तक दबी रही। मुझे नहीं पता कि कार्लोस के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपको मुझे और मेरे बच्चे को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए था। कई हत्या के प्रयासों ने उसे असहिष्णु बना दिया तथा उसने निष्क्रिय रूप से बचने के बजाय सांप को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए फुसलाना पसंद किया। डी ने व्यंग्य किया, सिर्फ एक स्केलपेल से। उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ आई। उसके कान के पास बालों का एक गुच्छा जमीन पर तैर गया तथा छुरी की नोक लगभग उसके कान को छू गई। तभी दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला और एवलिन हैंसन गर्म पानी लेकर अंदर आईं। कमरे का दृश्य देखकर एमिली रेनी वाइट के सिर के पीछे छुरी लिए हुए थी और रेनी वाइट के हाथ में बंदूक थी। एवलिन डर के मारे चीख पड़ी। आह! इस चीख ने उनके टकराव को बाधित कर दिया।
डी ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए नीचे झुककर बंदूक घुमा ली, जबकि एमिली ने भी लगभग उसी समय अपनी कलाई घुमाते हुए डी के गले की ओर छुरी चला दी। कमरा तुरंत अराजकता में डूब गया। डी की बंदूक लगातार गोली चलाने के अवसर की तलाश में थी, फिर भी एमिली के हाथ में छुरी थी, जो छोटी लगने के बावजूद प्रत्येक वार के साथ तेज घातक धार के साथ वार कर रही थी। डी ने कई बार ट्रिगर खींचने का प्रयास किया, फिर भी उसे ब्लेड से लगातार बचाव करना पड़ा। चीख! डी का हाथ खून के एक खांचे से फट गया था। भयंकर दर्द के कारण उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई थीं और बंदूक जमीन पर गिर गई थी। डी के चेहरे पर भारी परिवर्तन आया, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। वह प्रेस्नेट की शीर्ष हत्यारी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक गर्भवती महिला से घिर जाएगी। प्रतिद्वंद्वी की कुशलता उससे बेहतर थी। बचाओ, वहां एक हत्यारा है। एवलिन ने अंततः अपना संयम वापस पाया और चिल्लाए। गलियारे में तेजी से कदमों की आवाज गूंज रही थी। श्रीमती कार्टर और मारिया कार्टर पहले पहुंची। कमरे के अंदर का कोहराम देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। फे मैनर ने उन्हें तुरंत रोका। आंटी मारिया, यहाँ खतरा है। फिर भी कार्लोस ने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। वह सबको धक्का देकर कमरे में भाग गया। ये दृश्य देखकर उसका दिल रुक गया। एमिली के बाल बिखरे हुए थे, उसके माथे पर पसीना रिस रहा था। चाकू पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, फिर भी वह लगातार डी को घूर रही थी। और रेनी वाइट जैसी दिखने वाली महिला, जिसके हाथ से खून टपक रहा था, एमिली को विषैली निगाहों से घूर रही थी। दोनों जोर जोर से हौंफ रही थी। हवा तनावपूर्ण शत्रुता से भरी हुई थी। एमिली! कार्लोस की आवाज में एक स्पष्ट कंपन था। उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी, ये पुष्टि करते हुए कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। फिर वह डी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, मानो जमने वाली हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि उसे नहीं छुओगी। डी ने अचानक खिड़की की ओर झपट्टा मारते हुए कहा, उसे तोड़कर भागने का इरादा रखते हुए। एमिली ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए छुरी फेंकी, जिसका ब्लेड डी की बांह को छूता हुआ खिड़की के फ्रेम में गहराई तक धंस गया। लगभग उसी समय कार्लोस दौड़ा और डी का पिछला कॉलर पकड़ लिया तथा उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। भाई, वह यहाँ क्यों है? जल्दी से पुलिस को बुलाओ। मारिया की आवाज में चीख थी। वह जमीन पर पड़े डी की ओर इशारा कर रही थी, जो पूरी तरह कांप रहा था। पहले जमीन पर गिरी हुई बंदूक अभी भी ठंडी चमक रही थी, जिससे उसका दिल बेचैन हो रहा था। अध्याय 355, अध्याय 347, कार्लोस का पछतावा। ग्रेस पाकर आपकी माँ है ना? डी ने स्पष्ट रूप से एक नाम बोला। इस समय एमिली का स्केलपेल पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप रहा था। इतने वर्षों के बाद जानबूझकर सील किए गए वे घाव अचानक खुल गए और उसकी माँ ग्रेस पाकर का नाम हमेशा के लिए उसके दिल में दफन हो गया। उसके बगल में एवलिन हैंसन पहले से ही बोलने में बहुत डरी हुई थी और श्रीमती कार्टर का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। मारिया कार्टर पूरी तरह से स्तब्ध दिख रही थी। जाहिर तौर पर वह ग्रेस पाकर नाम से अपरिचित थी। फे मैनर ने अपना फोन ऊपर उठाया हुआ था और उसकी नज़र कुछ लोगों पर थी। केवल कार्लोस को महसूस हुआ कि उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी छाती को जकड़ लिया हो। एक घुटन भरी भावना उस पर छा गई। एक बहुत ही बुरा पूर्वाभास उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग गया। एमिली ने अपनी माँ का जिक्र लगभग कभी नहीं किया था। उसने केवल ये कहते हुए सुना था कि एमिली जब जूनियर हाई स्कूल में थी तब उसकी माँ का निधन हो गया था। जहाँ तक मौत के कारण का सवाल है, उन्होंने इस पर कोई विस्तार से नहीं बताया। लेकिन इस समय एमिली की अचानक तनावग्रस्त प्रोफाइल को देखकर, डी के विचारोत्तेजक शब्दों को सुनकर उसे अचानक कुछ बहुत ही भयानक एहसास हुआ। डी ने एमिली की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान तैर गई। ग्रेस पाकर, पहले मुझे ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन अभी जब हम अभ्यास कर रहे थे, तुम्हारा वो उल्टा चाकू वाला कोण और मेरी शूटिंग लाइन से बचते हुए तुम्हारे पैर। वह रुकी। उसकी नज़र एमिली की कांपती कलाई पर पड़ी, मानो शिकार की प्रतिक्रिया की सराहना कर रही हो, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस समय थी जब उसे मजबूरन हताशा में धकेला गया था। तो तुम उसकी बेटी हो? कितनी छोटी दुनिया है। एमिली की आवाज भारी हो गई थी। चाकू पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। मेरी माँ की मौत के पीछे कौन था? डी हल्के से हंसी। उसकी नज़र अचानक कार्लोस पर पड़ी, एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ। तुम्हें अपने बगल वाले से पूछना चाहिए। आखिरकार उस साल प्रेसनेट नेटवर्क को चलाने वाला कोई तो तुम्हारा पति कार्लोस ही था। ओह, अब तो उसे तुम्हारा पूर्व पति होना चाहिए। बकवास! मारिया कार्टर सबसे पहले चिल्लाए। मेरा भाई प्रेसनेट के साथ कैसे शामिल हो सकता है? मिसेस कार्टर का चेहरा पीला पड़ गया। एमिली, उस पर विश्वास मत करो, वह फूट डालने की कोशिश कर रही है। डी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कार्लोस की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए उसकी निगाहों में जहरीली सुई जैसी गहराई थी। कार्लोस कभी प्रेसनेट का सदस्य था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम उससे पूछ सकते हो। कार्लोस की रीढ़ की हड्डी तनावग्रस्त थी। उसकी उंगलियां लगभग डी की बाह में धंसी हुई थी। उसकी आवाज भयावह रूप से शांत थी। चुप रहो। क्या तुम डरी हुई हो? डी और भी खुशी से हंसी। डरती है कि उसे पता चलेगा कि उसके आदरणीय मिस्टर कार्टर उसकी माँ के हत्यारे हो सकते हैं। एमिली ने अचानक कार्लोस की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। कार्लोस, एमिली की आवाज़ पंख के समान हल्की थी। क्या उसने जो कहा वह सच है? कार्लोस ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी, दर्द, संघर्ष, फिर भी बिना किसी इनकार के। उसने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन डी ने उसे बीच में ही टोक दिया। जाहिर है वो मानेगा नहीं। आखिरकार तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर वो मुझे, अपनी रक्षक को भी छोड़ सकता है ना? उसने अचानक कार्लोस की पकड़ से छूटने के लिए जोर लगाया और अजीब तरह से हंसते हुए बोली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास यहाँ कुछ है जो मेरी बातों को साबित कर सकता है। बोलते हुए उसने अपने लैब कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव निकाली। उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा, इसके अंदर कार्लोस के प्रेसनेट के लिए काम करने का रिकॉर्ड है, प्रेसनेट से भुगतान का रिकॉर्ड है। ये समय ग्रेस पाकर की मौत के समय का है। वार्ड में हवा ठोस होती जा रही थी।
एमिली ने यूएसबी ड्राइव को देखा, फिर कार्लोस के पीले चेहरे को। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से सारी ताकत खत्म हो रही है। एक बार फिर उसके पेट में तेज दर्द उठा, जिससे वह झुक गई तथा उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें जम गईं। एमिली, कार्लोस का चेहरा एकदम बदल गया। अब उसे डी की परवाह नहीं रही। वह उसका साथ देने के लिए मुड़ा। मुझे मत छुओ, एमिली ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें सर्दियों की बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम प्रेसनेट के सदस्य हो? कार्लोस का सिर 2 बार हिला। उसकी निगाह एमिली के पीले चेहरे पर टिकी थी। उसकी आंखों में केवल खंडित दर्द था। वह बहुत देर तक चुप रहा, इतना देर की वार की हवा लगभग जम गई। अंततः उसने अपने दांतों से एक शब्द निकाला, हाँ। एमिली की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, मानो किसी अदृश्य हथौड़े से चोट लगी हो। चुरी पकड़ने वाला हाथ अब उसे संभाल नहीं सका और एक झटके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। विदेश जाने के शुरुआती वर्षों में कार्लोस की निगाहें शून्य की ओर चली गईं, मानो उस असहनीय अतीत को याद कर रही हों। अपने पिता के साथ शीत युद्ध में सभी संपर्क तोड़कर प्रेस्कॉट से एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। बाद में मैंने एक स्थानीय गिरोह को नाराज कर दिया। एक गली में घेर लिया गया। डी अचानक प्रकट हुआ। उसने फर्श पर डी की ओर ठंडी नजर से देखा। उसने मुझे इस शर्त पर बचाया कि मैं प्रेसनेट के लिए नेटवर्क सुरक्षा रखरखाव का काम करूं। मुझे उस समय प्रेसनेट की मदद की जरूरत थी, इसलिए मान गया। श्रीमती कार्टर ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया और तुरंत उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें कभी पता नहीं था कि उनके बेटे को विदेश में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनके बेटे को एक बार ऐसी निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया था। वह अपने पति इवान पामर से नफरत करती थी, जिसने उसके बेटे को एक मृत अंत तक पहुंचा दिया था। कार्लोस के प्रति उसकी कठोरता लंबे समय से जीवन और मृत्यु की उपेक्षा के बिंदु तक पहुंच गई थी। एमिली की आवाज़ अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। प्रत्येक शब्द खून से सना हुआ लग रहा था। क्या मेरी माँ की मृत्यु वास्तव में आपसे संबंधित है? कार्लोस का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो गया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह बचाव में एक शब्द भी नहीं बोल सका। उन्होंने वास्तव में प्रेसनेट की हत्या की कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन डी के हाथ में मौजूद यूएसबी ड्राइव झूठ नहीं बोलेगा और उस समय के स्थानांतरण रिकॉर्ड में संयोगवश ग्रेस पाकर से जुड़ी घटना का उल्लेख था। वह ये साबित नहीं कर सका कि उसकी तकनीक का इस्तेमाल उस पर नजर रखने, उसका पता लगाने या खुद को इस गंदी संगति से मुक्त करने के लिए नहीं किया गया था। एमिली, उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छूना चाहता था, लेकिन उसने घृणा से उसे टाल दिया। मुझे मत बुलाओ। एमिली की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, फिर भी उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। कार्लोस, मुझे परवाह नहीं कि उस समय तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुझे परवाह नहीं कि ये अनजाने में हुआ था। प्रेसनेट ने मेरी माँ को मार डाला और तुम उनमें से एक हो। उसने गहरी सांस ली, मानो अपनी पूरी ताकत लगा रही हो, और एक एक शब्द कहा, तुम मेरे दुश्मन हो। एमिली, कार्लोस घबरा गया। वह आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर वह वहीं रुक गया। उस नज़र में कोई घृणा नहीं थी, केवल एक पूर्ण ठंडी निराशा थी, जो किसी भी घृणा से अधिक विचलित करने वाली थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एमिली ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया, मानो एक अतिरिक्त नज़र भी यातना थी। श्रीमती कार्टर आगे बढ़ते हुए रो पड़ी। एमिली, कार्टर परिवार को तुमसे दुख है। मुझे तुम्हारी माँ से दुख है। एमिली ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जैसे ही ये शब्द निकले, वह अचानक हौंफने लगी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उसके माथे से ठंडा पसीना उसके गाल पर बहने लगा। उसने सहज ही अपने पेट को पकड़ लिया और महसूस किया कि उसकी टांगों के बीच से एक गर्म तरल पदार्थ धीरे धीरे बह रहा है। खून! एवलिन हैंसन एमिली की पोशाक के किनारे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए। अस्पताल का कमरा तुरंत अराजकता में डूब गया। एमिली, कार्लोस का दिल धड़क उठा। सारी शिकायतें और सही गलत तुरंत पीछे छूट गए और वह आगे बढ़ा और उसे क्षैतिज रूप से उठा लिया। एमिली ने संघर्ष किया, उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुकी थी। वह केवल उसे दरवाजे से बाहर ले जाने दे सकती थी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कार्लोस की आवाज़ में अभूतपूर्व घबराहट थी। एमिली को पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। एमिली, रुको, तुम्हें रुकना होगा। एमिली उसकी छाती से सटकर झुक गई। होश में रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके पेट में दर्द और भी तीव्र हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख के कोने से एक आंसू बह निकला। कार्लोस, हम इस स्थिति तक क्यों पहुंचे? ऑपरेशन कक्ष की लाल बत्ती एक बार फिर जल उठी, इस बार पहले से भी अधिक तीखी। कुछ घंटों बाद एक नर्स एक नवजात शिशु को गोद में लिए हुए एक सांत्वना भरी मुस्कान के साथ बाहर आए। बधाई हो, यह एक स्वस्थ बेटी है। कार्लोस ने बच्चे की ओर देखा ही नहीं। मारिया कार्टर ने उत्सुकता से बच्चे को ले लिया। उस झुर्रियों वाले छोटे से चेहरे को देखकर उसका दिल खोखला हो गया। आंसू बेकाबू होकर बहते रहे। उसने पूछा, एमिली कहाँ है? नर्स के चेहरे पर झिझक थी। माँ अभी भी अंदर है, स्थिति बहुत जटिल है। वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। ऑपरेशन कक्ष के अंदर सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने एक अन्य बच्चे को गोद में लिया हुआ था। यह एक लड़का था। लड़की जितना स्वस्थ नहीं था, उसके फेफड़ों का विकास भी बहुत अच्छा नहीं था। मैं उसे ले जाना चाहती हूँ। एमिली की आवाज़ हल्की थी। बच्चे को जन्म देने के कारण कमज़ोर बेटी। एमिली की आंखें नम हो गईं। उसे दूसरे बच्चे के लिए दुख हुआ, लेकिन वह अब कार्लोस द प्रेस्कॉट का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उसे इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पताल ले जाऊंगी। एमिली ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी निगाहों में कोई हलचल नहीं थी। कार्लोस से कह दो, अब से बेटी की रखवाली वही करेगा। मैं और कार्टर परिवार एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। वह एक पल रुकी और बोली, किसी को मत बताना कि मेरे 2 बच्चे थे। बस इस बच्चे को कभी पैदा ही न होने देना। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा माँ की बेटी के हत्यारे की छाया में रहे। नहीं, वह चाहती थी कि उसकी बेटी को पता चले कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। ये सबसे साफ सुथरा तरीका था जिसके बारे में वह सोच सकती थी। सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने उसकी दृढ़ दृष्टि को देखा, ये जानते हुए कि कोई भी शब्द मदद नहीं करेगा।
एवलिन हैंसन ने बच्चे को गोद में लिया। एमिली सीनियर सिस्टर लॉन की सहायता से सुरक्षित निकास द्वार से ऑपरेशन कक्ष से बाहर निकल गई। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकली, उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा काट दिया गया हो। दर्द इतना भयानक था कि वह दम तोड़ रही थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं, बल्कि कार्लोस और प्रेस्कॉट के साथ जो कुछ भी छोड़ रही थी, उसे भी छोड़ रही थी। अध्याय 356, अध्याय 348, उसका बदला लेना। ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे के ऊपर की लाल रोशनी चमक रही थी और गलियारे में कीटाणुनाशक की गंध इतनी घनी थी कि वह लगभग स्पर्शनीय थी, जो चिंता के माहौल के साथ घुल मिल गई थी। श्रीमती कार्टर ने बच्ची को गोद में लिया हुआ था, लेकिन उनकी नज़रें ऑपरेशन कक्ष के कसकर बंद दरवाजे की ओर जा रही थीं, जो काफी देर से बंद था। मारिया कार्टर भी उत्सुकता से इधर उधर टहल रही थी। अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? भाभी को कोई परेशानी हो सकती है क्या? उसने श्रीमती कार्टर की बांह इतनी कसकर पकड़ ली कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। श्रीमती कार्टर बच्चे को पकड़े हुए जल्दी से आगे बढ़ी और एक नर्स को रोका। नर्स अंदर। गर्भवती महिला। वह नर्स इस सवाल से चौंक गई, फिर उसने आश्चर्य व्यक्त किया। वह औरत वह आधे घंटे पहले खुद ही चली गई, ये कहकर कि उसे एक जरूरी काम है। क्या? श्रीमती कार्टर को लगा जैसे दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है। यदि उनकी गोद में बच्चा न होता तो शायद वे अपना संतुलन खो देती। मारिया तो और भी हैरान हो गई, वहीं स्तब्ध रह गई। असंभव, भाभी को अभी अभी बच्चा हुआ है, वह कहाँ जा सकती है? अराजकता के बीच फे मैनर ने कार्लोस को चुपचाप और स्थिर खड़े देखा। उसकी पीठ उनकी ओर थी, उसके कंधे धनुष की तरह तनावग्रस्त थे, उसके चारों ओर हवा का दबाव इतना ठंडा था कि वह किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। फे मैनर ने आगे बढ़ने का साहस जुटाया, उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। मास्टर कार्टर, हमें इस महिला को कैसे संभालना चाहिए? वर्दी का जिक्र कर रहे थे, जिसे अंगरक्षकों ने रोक रखा था, और उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। कार्लोस धीरे धीरे घूमा, उसका चेहरा ठंडे पानी के गहरे अथाह कुंड की तरह शांत था। भावना का कोई निशान नहीं था, फिर भी यह शांति क्रोध से अधिक परेशान करने वाली थी। उसे मेरे हवाले कर दो। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद अधिकार था। उसकी नज़र मिसेस कार्टर की गोद में लेटे बच्चे पर पड़ी, फिर मारिया की लाल हो चुकी आंखों पर पड़ी। एक बार उसकी आंखें नम हो गईं, फिर उसने मिसेस कार्टर से कहा, माँ, पहले आप बच्चे का ध्यान रखें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने डी का हाथ पकड़ लिया और उसे इतनी ताकत से बाहर खींच रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी हड्डियां तोड़ देगा। डी जब उसे घसीट कर ले जा रहा था तो वह लड़खड़ा रही थी। वह संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन कलाई पर डी की पीछे से पकड़ के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। दर्द के कारण वह हौंफ रही थी, लेकिन आवाज निकालने में भी डर रही थी। दालान में मारिया ने जोर से अपने आंसू पोंछे और सिसकते हुए पूछा, माँ, क्या भाभी सचमुच चली गई हैं? क्या हमें उन्हें ढूंढने के लिए किसी को नहीं भेजना चाहिए? अभी अभी उनका बच्चा हुआ है और उन्हें अभी अभी पता चला है। श्रीमती कार्टर ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपने कपड़ों में लिपटे उस छोटे से बच्चे को देखा और असीम अपराधबोध और लाचारी से भरी एक हल्की आह भरी। उसे जाने दो। उसकी आवाज़ भारी थी। हमारे कार्टर परिवार पर उसका बहुत बड़ा एहसान है। हम बस इस बच्ची की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। उसकी गोद में नन्ही बच्ची बड़ों की भावनाओं को भांप रही थी। उसका छोटा सा मुंह हिल रहा था और उसने एक हल्की सी दूध की डकार ली। हालांकि वह समय से पहले पैदा हुई थी, फिर भी उसके चेहरे के भाव सुडौल थे। उसकी बंद आंखें सुबह की ओर से छुई तितली के पंखों जैसी लंबी पलकों से ढकी हुई थी। उसकी छोटी सी नाक सुडौल और ऊपर की ओर उठी हुई थी, जिसकी नोक पर हल्का गुलाबी रंग था। उसके गुलाबी होंठ एक छोटे से चाप में सिकुड़े हुए थे, मानो वह कोई मीठा सपना देख रही हो। दूध पीते समय उसके गाल पर लगे दूध के दाग अभी तक साफ नहीं हुए थे। वे चमकदार मोती की तरह दिख रहे थे, जो उसकी कोमल त्वचा को उजागर कर रहे थे, जो नमी से भरी हुई लग रही थी। श्रीमती कार्टर का दिल तुरंत पिघल गया। उनकी उंगली ने बच्चे के कोमल चेहरे को धीरे से छुआ, जो बादल की तरह कोमल था। चलो, उसे एवलिन प्रेस्कॉट कहते हैं। श्रीमती कार्टर अब अपने आंसू नहीं रोक सकी, जो बच्चे के लंगोट पर बह रहे थे। सूर्यास्त। एवलिन उम्मीद कर रही थी कि उसके भविष्य के दिन सूर्यास्त की तरह स्थिर और गर्म होंगे। वह दालान के अंत की ओर देख रही थी। उसके दिल में एक पूर्वाभास छिपा हुआ था, एमिली, वह निश्चित रूप से वापस आएगी। रात में पार्किंग स्थल में ठंडी धातु जैसी हवा कार्लोस को घेरे हुए थी। जब वह डी को घसीट रहा था, उसकी कलाई उसकी पकड़ से बुरी तरह दुख रही थी, तथा उसके बोलने के कई प्रयास भी उसके चारों ओर व्याप्त जानलेवा वातावरण के कारण दब गए। जब उसे यात्री सीट पर ठूंस दिया गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया, तभी उसने सांस लेने की हिम्मत की और उसकी नज़र उसकी ठंडी निगाहों से टकरा गई। इंजन ने एक भयावह गर्जना के साथ गर्जना शुरू कर दिया। टायर तेजी से जमीन पर टकराए और कार धनुष से छूटे तीर की तरह निकल गई। डी ने हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसका पेट मरोड़ रहा था। खिड़की के बाहर की रोशनी तेजी से धुंधली रोशनी में बदल रही थी और शोर दूर चला गया। अज्ञात समय के बाद कार अंततः एक सुनसान मैदान में रुकी, जो घास फूस से भरा हुआ था। बाहर निकलो। कार्लोस की आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। इससे पहले कि डी कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसे जबरदस्ती कार से बाहर खींच लिया गया, जिससे वह ठंडी जमीन पर गिर पड़ी। बजरी उसकी पीठ में बुरी तरह से चुभ गई। उसने खुद को संभालने के लिए संघर्ष किया। ऊपर देखा तो कार्लोस के हाथ में एक बंदूक थी, जिसका काला थूथन सीधे उसकी ओर तान रहा था। कार्लोस, क्या तुम पागल हो? डी की आवाज तुरंत तेज हो गई, डर और अविश्वास से भरी हुई। क्या तुम भूल गए हो कि जब तुम्हें पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था, तब किसने तुम्हें बचाया था? मेरे बिना तुम कब के किसी विदेशी गली में कीचड़ के एक गड्ढे के अलावा कुछ नहीं होते। कार्लोस ने उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। बंदूक पकड़ने से उसकी उंगलियां सफेद हो रही थीं। तुम्हारा उद्धारकर्ता। उसने ठहाका लगाया। उसकी आवाज में बर्फीली गंभीरता थी। मैंने हमेशा तुम्हारी बहन रैनी वाइट का ख्याल रखा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो कर्ज तो बहुत पहले ही चुका दिया गया है। और क्या तुमने सचमुच मुझे बचाया? डी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुमने
तुमने क्या खोज की है? क्या पता चला? कार्लोस उसके करीब आया, बंदूक लगभग उसके माथे पर सटा दी, जिससे वह बार बार पीछे हट गई। क्या तुमने ही सब कुछ तय किया था? क्या उन्होंने मेरी कमजोरियों को ठीक से पहचान लिया था और हर बार तब सामने आ गए जब मैं सबसे कमजोर थी? या क्या प्रिस्नेट को एक कंप्यूटर विशेषज्ञ की जरूरत थी और तुमने मुझे अपने खेल में शामिल करने के लिए ऐसे घिनौने तरीके अपनाए? डी बुरी तरह घबरा गई, उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया है। प्रिस्नेट तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहती हो, मेरे भले के लिए। कार्लोस की आंखें जमी हुई सर्दियों की झील की तरह ठंडी थीं। मुझे प्रिस्नेट के संसाधनों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस नाटक में साथ दिया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं मार सकते। कार्लोस, मैं तुम्हारी। चुप रहो। कार्लोस ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, उसकी निगाहों में कोई भावना नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहले कभी तुम्हारा पर्दाफाश नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे अभी भी प्रिस्नेट का फायदा उठाना था? डी ने देखा कि उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर कसती जा रही है और वह आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। विशाल ग्रामीण क्षेत्र में गोली की आवाज धीमी और दृढ़ आवाज में गूंज उठी। आह! डी ने अपने लटकते दाहिने हाथ को देखते हुए, कलाई से बहते खून को देखते हुए एक हृदयविदारक चीख निकाली। जिस हाथ ने अनगिनत लोगों की जान ली थी, अब वह लटक रहा था, कोई ताकत नहीं जुटा पा रहा था। इससे पहले कि वह संभल पाती, एक और गोली चली। वही असहनीय दर्द उसकी बाईं कलाई में फैल गया और जैसे ही अंधेरा घिर आया, वह लगभग बेहोश हो गई। वह जमीन पर लेटी हुई थी, अपने दोनों टूटे हुए हाथों को देख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसकी आवाज़ भारी और पहचान में न आने वाली थी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि प्रिस्नेट तुमसे बदला लेगा? कार्लोस ने बंदूक फेंक दी और अपनी जेब से एक कपड़ा निकाला तथा अपनी उंगलियों को सावधानी से पोंछा, मानो वह अपने ऊपर से कोई गंदगी साफ कर रहा हो। इस बार को मिलाकर आप 2 बार असफल हो चुके हैं। प्रिस्नेट मेरे जैसे हैकर विशेषज्ञ को नाराज नहीं करेगा, जो अपनी उपयोगिता खो चुके हत्यारे के बदले में शक्तिशाली तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। जो हाथ अत्यधिक छल से कलंकित थे, उन्हें स्वच्छ होने के लिए नष्ट करना आवश्यक था। जमीन पर तड़प रही डी की तरफ देखे बिना ही वह मुड़ा और कार की तरफ चल दिया। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अगर मैं तुम्हें फिर से देख लूंगा तो तुम्हारे हाथ काटने जितना आसान नहीं होगा। कार की लाइटें एक बार फिर जल उठीं, उनकी तीखी रोशनी डी के पीले चेहरे पर पड़ रही थी। इंजन की आवाज़ धीमी होकर रात में गायब हो गई, केवल डी की घृणा भरी चीखें जंगल में अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। यह कहानी यही कार्टून होता है। कहानी वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।